मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं दिलीप शर्मा। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। हमेशा की तरह पशुपालन में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, दूध के भौतिक गुणों के बारे में डिस्कस करूंगा। यदि प्रीवियस ईयर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की क्वेश्चन के पेपर की बात करेंगे तो यहां से 2 क्वेश्चन लगभग आया हुआ था। ठीक है, इस साल भी यहां से 110% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं जो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, दूध का भौतिक गुण। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि दूध का भौतिक गुण क्या होता है या फिर दूध के भौतिक गुणों के बारे में क्यों पढ़ा जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क का स्टडी इसलिए किया जाता है ताकि दूध में किसी भी प्रकार का एडल्ट्रेशन है, अपमिश्रण है, उसका आसानी से पता लगाया जा सके। ठीक है, कि दूध में किसी भी प्रकार का मिश्रण या अपमिश्रण का पता लगाने के लिए हम दूध के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, ताकि दूध में किसी प्रकार का किसी दूसरी चीज को तो नहीं मिलाया गया है या फिर दूध से उसकी वसा को निकाल लिया गया हो। कहने का मतलब यह है कि दूध में जो चीज है वो उचित मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम दूध के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। फर्स्टली हम बात करेंगे दूध का रंग, कलर ऑफ मिल्क। दूध का रंग, इस क्वेश्चन को तो मैं ट्रिपल स्टार दूंगा। क्यों? क्योंकि कम से कम गरीबी हालत में कम से कम 4 से 5 बार प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग, तो दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है भाई? केसिन की उपस्थिति के कारण होता है। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन हमेशा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध का सफेद रंग केसिन की उपस्थिति के कारण होता है और दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। यहां पर यदि हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें होता क्या है, जो भैंस के दूध है, जो भैंस के दूध है उसमें केसिन की अधिकता होती है और जो गाय के दूध है उसमें कैरोटीन की अधिकता पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा केसिन की अधिकता किसके दूध में होती है? तो केसिन की जो अधिकता है वो गाय के दूध, भैंस के दूध में ज्यादा होती है। और बात करेंगे हम कैरोटीन की बात करेंगे तो कैरोटीन की अधिकता गाय के दूध में अधिक पाई जाती है। क्लियर हुआ? यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, विदेशी गाय में कैरोटीन की जो अधिकता है, विदेशी गाय में जो कैरोटीन की मात्रा है वो विदेशी नस्ल के जो गाय हैं उनके दूध में ज्यादा होती है देसी गाय की अपेक्षा। ठीक है, यहां पर लिख दिया हूं मैं, विदेशी गाय में कैरोटीन की अधिकता देसी गाय की अपेक्षा होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, दूध की अम्लता, एसिडिटी ऑफ मिल्क। एसिडिटी ऑफ मिल्क की हम बात करेंगे तो दूध में जो अम्लता है ये 2 तरीके का होता है। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में प्राकृतिक अम्लता किसके कारण से होता है और विकसित अम्लता किसके कारण से होता है, नेचुरल एसिडिटी एंड डेवलप्ड एसिडिटी। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, दूध में जो प्राकृतिक अम्लता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, साइट्रेट, एल्बुमिन और केसिन के कारण होता है। तो दूध में जो प्राकृतिक अम्लता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, साइट्रेट व एल्बुमिन तथा केसिन की उपस्थिति के कारण होता है। यदि हम बात करेंगे दूध में विकसित अम्लता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल स्टार लगाएंगे कि दूध में जो विकसित अम्लता है वो लैक्टोज के किण्वन के कारण या फिर लैक्टोज के कारण होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि दूध में किण्वन की प्रक्रिया के लिए लैक्टोज रिस्पॉन्सिबल होता है। दूध में किण्वन प्रक्रिया के लिए, क्या समझ रहे हैं आप? दूध से दही यदि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो रहा है तो वहां पे लैक्टोज फर्मेंटेशन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो यहां पे दो तरीके से एसिडिटी बनेगा। प्राकृतिक अम्लता जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, साइट्रेट, एल्बुमिन और केसिन की उपस्थिति के कारण होता है, और यहीं पे दूध में जो विकसित अम्लता है वो लैक्टोज के कारण या फिर लैक्टोज के किण्वन के कारण होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि ताजे दूध का अम्लता कितना होता है, तो ताजे दूध का जो अम्लता होता है 0.11 से 0.18% होता है। याद रखिएगा, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि ताजे दूध का एसिडिटी अम्लता कितना होता है, तो 0.11 से 0.18 होता है। बट क्वेश्चन यहां से बनता है कि गाय के दूध का एसिडिटी अम्लता कितना होना चाहिए, कितना होता है, तो 0.14%, और भैंस के दूध में कितना होता है, तो 0.15%। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनिए। यदि किसी भी ताजे दूध का औसत अम्लता बात करेगा तो 0.11 से 0.18। यदि वो पूछे कि गाय के दूध का अम्लता कितना होता है, तो 0.14। वहीं पे भैंस के दूध की बात करें तो 0.15% तक होता है। लास्ट में क्वेश्चन देखा गया था कि दूध में अम्ल की मात्रा कितना प्रतिशत से अधिक होने पर दूध गर्म करने पर फट जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि जब दूध में अम्ल की मात्रा 0.3% से अधिक हो जाता है, तब दूध गर्म करने पर फट जाता है। ओके, क्लियर हुआ यहां तक? तो इन दो पॉइंट में, चाहे दूध का रंग की बात करेंगे, कलर की बात करेंगे, चाहे दूध की अम्लता, एसिडिटी की बात करेंगे, तो यहां से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर जो हम स्टडी करते हैं, दूध की विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मिल्क कह सकते हैं। ठीक है, तो दूध की विद्युत चालकता तो डायरेक्ट है, यहां पे हम किसी प्रकार का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन भी डायरेक्ट आएगा कि दूध की जो विद्युत चालकता कितनी होती है, तो बताइएगा 0.003 से 0.005 महोस होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मिल्क पूछे तो 0.005, 0.0032, 0.005 होता है। ठीक, यहां पर क्वेश्चन आएगा कि जो दूध में जो विद्युत चालकता होता है, तो दूध में जो विद्युत चालकता होता है वो मेनली क्लोराइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोराइड के कारण होता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि 60 से 80% जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत जो चालकता होता है, वो क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। यहां तक समझ में आया? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दूध की सायांता, इसको कहते हैं विस्कोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दूध की सायांता। तो फर्स्टली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दूध की सायांता क्या होती है। तो विस्कोसिटी की बात करेंगे तो दूध का मतलब दूध की वह शक्ति जो दूध को बहने से क्या करता है? रोकता है। या फिर हम सीधे डेफिनेशन की बात करेंगे, किसी भी द्रव की वह शक्ति जो द्रव को बहने से क्या करता है? रोकता है या फिर बहने नहीं देता है, उस शक्ति को हम कहते हैं क्या? सायांता कहते हैं। दूध का विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी ऑफ मिल्क कहते हैं। क्लियर हुआ भाई कि दूध को बहने से रोकने की जो शक्ति है उसे कहते हैं क्या? सायांता या फिर विस्कोसिटी। एग्जाम में पूछे कि दूध का सायांता, गाढ़ता या फिर विस्कोसिटी कितना होता है, तो 1.5 to 2 सेमीपाइज होता है। 1.5 से 2 सेमीपाइज होता है। क्लियर हुआ? यदि हम बात करेंगे कि दूध का सायांता, विस्कोसिटी का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो विस्कोसिटी का मापन, सायांता का मापन विस्कोमीटर के द्वारा किया जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को भी ट्रिपल स्टार करें। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि दूध का रंग वाला क्वेश्चन कम से कम प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, उससे भी ज्यादा। वैसे ही दूध का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम से कम पीएटी एग्जाम में 5 से 6 बार तो पूछा ही गया होगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, दूध का हिमांक क्या होता है? तो क्या होता है प्यारे कि वह तापक्रम जिस तापक्रम पर दूध क्या हो जाता है? जम जाता है। तो वह तापक्रम जिस तापक्रम पर दूध जम जाता है उसे हम कहते हैं दूध का हिमांक। इससे
चार तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्टली सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि दूध का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो -0.5142 टू 0.55, या फिर डायरेक्ट याद रखिएगा 0.51 से 0.55, ठीक है, -0.51 से -0.55 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि दूध का विद्युत चालकता के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। दूध का विद्युत चालकता के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्लोराइड है मेनली। क्लोराइड की अधिकता के कारण ही मेनली दूध की विद्युत चालकता होता है। यहां पर यदि दूध के हिमांक की बात करेंगे तो दूध का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है मेनली 75% तक लैक्टोज के कारण होता है। दूध का फ्रीजिंग, दूध का हिमांक 75% तक लैक्टोज के कारण होता है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में आया हुआ है कि दूध के हिमांक को, दूध के फ्रीजिंग पॉइंट को मुख्य रूप से क्या चीज प्रभावित करता है। तो यहां पर आंसर करेंगे प्यारे बच्चों कि दूध का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसे लैक्टोज व क्लोराइड मुख्य रूप से प्रभावित करता है। कौन कौन सा? लैक्टोज व क्लोराइड प्रभावित करता है। यदि हम बात करेंगे मापन कि दूध के फ्रीजिंग पॉइंट को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो दूध के फ्रीजिंग पॉइंट को बेट क्राइस्कोप यंत्र से मापा जाता है। बेट क्राइस्कोप यंत्र से मापा जाता है। क्लियर हुआ? इसको याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है दूध का क्वथनांक। क्वथनांक को हम लोग उबलांक भी कहते हैं। यदि रही बात इंग्लिश का, इसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क कहा जाता है। क्या कहते हो भाई? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क कहा जाता है। अभी आया हुआ था, ये भी 2 से 3 बार एग्जाम में आया हुआ है कि दूध का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वह तापक्रम जिस तापक्रम पर दूध उबल जाता है। क्लियर हुआ? मतलब जिस तापक्रम पर दूध उबल जाता है उसे दूध का क्वथनांक कहा जाता है, दूध का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो याद रखिएगा 100.15 से 100.17 डिग्री सेल्सियस होता है। 100.15 टू 100.17 डिग्री सेल्सियस दूध का क्वथनांक, दूध का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे दूध का अपवर्तनांक। इंग्लिश में कहते हैं इसे रिफ्रैक्टिव। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिल्क। ठीक है, दूध का अपवर्तनांक मतलब यदि हम फिजिक्स की बात करेंगे तो एक डेफिनेशन यहां पे नजर आता है, मतलब किसी भी पदार्थ में सूर्य प्रकाश के तेजी से बहाव को, या फिर किसी भी पदार्थ में सूर्य प्रकाश के बहाव को या फिर उसकी गति को ही हम कहते हैं क्या? अपवर्तनांक। क्लियर हुआ? एक बार और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किसी भी पदार्थ में सूर्य के प्रकाश का तेज बहाव होना या फिर उनकी गति का होना, उसे कहा जाता है क्या? अपवर्तनांक। तो रिफ्रैक्टिव अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव कैसे मेजर करते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर मेजर किया जाता है। तो दूध का अपवर्तनांक कितने डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात किया जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर जो सनलाइट, मतलब दूध पर जो सूर्य का प्रकाश कितनी तेजी से प्रवाहित हो रहा है, तो दूध में सूर्य का प्रकाश कितनी तेजी से प्रवाहित हो रहा है, उसे हम दूध का अपवर्तनांक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि गाय के दूध का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.3450 से 1.3470। आपको रटना है तो रटने के लिए कोई दिक्कत नहीं प्यारे, आप बोल सकते हो 1.3450 से 1.3470, और भैंस का पूछे तो 1.3460 से 90। तो याद रखिएगा प्यारे, 50 से जो 70 होता है वो गाय का है, और 60 से जो 90 होता है लास्ट में वो भैंस का है। तो 1.34, 50 से 70 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम में आंसर सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1.34 50 से 70 और 1.34 60 से 90, ये भैंस के दूध का अपवर्तनांक होता है। क्लियर हुआ? एंड नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे दूध का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन ऑफ मिल्क कह सकते हैं। यदि हम पृष्ठ तनाव की बात करेंगे
तो दूध का पृष्ठ तनाव 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ज्ञात किया जाता है। यदि डायरेक्ट हम यहां से क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन ही यही बनेगा कि दूध का पृष्ठ तनाव कितना होता है, तो 40 to 60 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 से 60 डायन सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक, ओके। अच्छा, इसमें सब कुछ बोर्ड में इसलिए लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। दूध का अपेक्षित घनत्व, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। दूध के अपेक्षित घनत्व की बात करेंगे तो बुक में लिखा रहता है कि दूध का आयतन बटे जल का आयतन। इसको क्लियर कर देना चाहूंगा, ज्यादा इसमें दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। दूध में पानी का आयतन या फिर दूध में जो पानी की मात्रा है उसे हम कहते हैं दूध का अपेक्षित घनत्व। इसीलिए मैंने लिख दिया यहां पे कि दूध में जो जल का आयतन होता है उसे हम कहते हैं दूध का अपेक्षित घनत्व कहा जाता है। बुक में लिखा हुआ रहता है कि दूध का आयतन बटे उसमें जल का आयतन, इसीलिए दूध में जल का आयतन को कहा जाता है दूध का अपेक्षित घनत्व। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बार बार प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में रिपीट होता है कि दूध के अपेक्षित घनत्व का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो दूध के अपेक्षित घनत्व का मापन किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। अभी अभी मैंने कहा कि दूध में जल का आयतन, इसी कारण एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता का मापन, दूध की शुद्धता का मापन या फिर दूध के अपेक्षित घनत्व का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर करिएगा क्या, लैक्टोमीटर। दोनों क्वेश्चन आ चुका है कि दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो आंसर करेंगे लैक्टोमीटर। यदि आपसे पूछे कि दूध की शुद्धता किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, तब भी आंसर करेंगे क्या, लैक्टोमीटर। क्लियर हुआ। लैक्टोमीटर में जो डायमेंशन जो होता है वो 0 से 40 तक का होता है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि दूध का तापक्रम कितना, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस या फिर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि जब दूध का तापक्रम 60 फ़ारेनहाइट या फिर 15.5 डिग्री सेल्सियस होता है, तब उस दूध का अपेक्षित घनत्व निकाला जाता है। एक थ्योरी वाला क्वेश्चन आया है, सिंगल स्टार करेंगे कि जब दूध में जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब दूध में जैसे क्या होता है, जब किसी भी दूध में कोई भी मिल्कमैन यदि पानी की मात्रा को बढ़ा देता है, यदि पानी को मिला देता है, तो दूध का अपेक्षित घनत्व वहां पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जल का अपेक्षित घनत्व 1 होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे बहुत सारा, मतलब सभी दूध का जो अपेक्षित घनत्व है अलग अलग होता है, तो याद रखिएगा, इसको बिल्कुल रटना ही पड़ेगा। जैसे गाय का दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028 से 1.030, भैंस का होता है 1.030 से 1.032। यदि सेपरेटा दूध की बात करेंगे तो 1.034 से 1.036। भेड़ की दूध की बात करेंगे 1.036 से 1.04। यदि कोलेस्ट्रम खीस की बात करेंगे तो 1.040 से 1.080। क्या है, ऐसे यदि हम पढ़ेंगे तो हमसे एग्जाम में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा 1.0 तो सबको याद रहेगा। यदि 28 से 30 बोलेंगे 1.028230 ना बोल करके 28 से 30 जो होता है वो गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। 30 से जो 32 होता है वो भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। 34 से जो 36 होता है वो सेपरेटा दूध का होता है। और 36 से जो 40 है वो भेड़ के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। और 40 से जो 80 है वो खीस या कोलेस्ट्रम का अपेक्षित घनत्व होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दूध का स्वाद, सुवास, फ्लेवर। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि दूध का जो स्वाद होता है वो टेस्ट, ये भी बहुत बार पीएटी एग्जाम में आ चुका है कि दूध का जो स्वाद है, टेस्ट, वो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण होता है। यदि एग्जाम में पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन कि बकरी के दूध में विशेष गंध के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो बकरी के दूध में विशेष गंध के लिए कैप्रिक अम्ल या फिर कैप्रिलिक अम्ल रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि दूध में क्लोराइड की मात्रा बढ़ने पर दूध का स्वाद क्या हो जाता है। तो दूध में क्लोराइड की मात्रा बढ़ने पर दूध क्या हो जाता है, तीखा हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है।
यदि दूध का पीएच मान बढ़ जाएगा तो दूध क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। जैसे थनैला रोग में हो जाता है कि थनैला रोग के जो दूध का पीएच मान है वो 7.2 होता है। ठीक, दूध का विशिष्ट ऊष्मा पूछे तो 0.93 से 0.94 होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यदि पूछे तो यह आंसर आपको करना होगा। हमेशा की तरह मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये पूरा कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।